आज हम लोग यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर देख रहे हैं, लेकिन इस जंग का कारण क्या है और इन कंट्रीज के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है? ना तो ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, ना ही अली खमेनी जो थे वो एक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहते हैं, और ना ही ईरान जो था वो कोई इमीडिएट थ्रेट था यूएसए और इजराइल के लिए। इवन जो केंट, जो कि यूएसए के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहकर डिजाइन कर दिया कि ये जो वॉर है ना, ये यूएसए का कभी था ही नहीं। ये जो वॉर है, ये इजराइल और इजरायली जो लॉबी है अमेरिका में, उसके प्रेशर में यूएसए लड़ रहा है। आज ये वॉर एक ऐसी कगार पर है जहां पर हम लोग धीरे धीरे एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं यूएसए भी ये चाहता है कि ये वॉर थोड़ा लंबा खींचे, इससे उसका ही फायदा होगा। मैं इसका रीज़न जो है वो आगे चलकर बताऊंगा, एंड आई एम 100% श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इस रीज़न के बारे में नहीं पता होगा। और एक चीज़ भी ध्यान देने वाली है, ईरान के आसपास जितने भी कंट्रीज है ना, वो मैक्सिमम मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन फिर भी कोई ईरान का साथ नहीं दे रहा है। उल्टा ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है। तो सवाल यह है कि ये सब मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं ईरान का साथ दे रहे हैं, और यूएसए इजराइल के साथ ईरान का 36 का आंकड़ा क्यों है? इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ईरान के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और फिर हम लोग को सब चीज़ें समझ में आएंगी, और जितने भी डॉट्स है वो कनेक्ट होते जाएंगे। Iran has fired a barrage of missiles at central. Main developments. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu calls on world leaders to join the war. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को बिग बैन के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूं आप लोगों को, तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जिस देश को ईरान के नाम से जानते थे वो पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। 550 BCE में अखाइमनिद एम्पायर ने ईरान पर राज करना शुरू किया, और ये जो एम्पायर था ना, इसके फाउंडर थे साइरस, जो कि ईरान के पारसा रीजन से बिलोंग करते थे। अब क्योंकि पारसा रीजन से बिलोंग करते थे, इसीलिए इस लैंड का नाम पड़ गया पर्शिया। और ये जो पारसा रीजन था, ये मॉडर्न ईरान का फार्स रीजन है, और आज के टाइम में हम लोग जिसको पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं, उसका नाम भी पर्शिया के ऊपर ही पड़ा था। अखाइमनिद एम्पायर के बाद और भी बहुत सारे एम्पायर आए जो कि ईरान पर राज किया, जैसे कि पार्थियंस, सैसनियंस ने बहुत मेहनत करके ईरान को रिबिल्ड किया और ईरान को एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाया। लेकिन 7th सेंचुरी में अरब मुस्लिम ने ईरान के ऊपर इन्वेशन कर दिया और ईरान को कब्जा लिया। जिस सैसनियंस एम्पायर ने इतनी मेहनत करके ईरान को रिबिल्ड किया था, उस सैसनियंस एम्पायर का टोटल नामो निशान मिट गया और टोटल मुस्लिम कंट्रोल आ गया ईरान के ऊपर। ईरान में इस्लाम जो है वो बहुत तेजी से फैलने लगा, लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज के रिस्पेक्ट में ईरान में एक चीज डिफरेंट हुआ। यहाँ के जो लोग थे ना, वो तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो लोग कभी भी अपने पर्शियन कल्चर को नहीं भूल पाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही डीपली रूटेड थे पर्शियन कल्चर से, और इस वजह से ईरान में इस्लाम और पर्शियन कल्चर का मिक्स देखा गया। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, इससे जो मॉडर्न डे ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे इसका क्या रिलेशन है। आप लोग ये वीडियो देखते जाओ, आगे मैं जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, आप लोगों को सब समझ में आएगा, और जितने भी डॉट्स है ना, वो धीरे धीरे कनेक्ट होते जाएंगे। 16th सेंचुरी में सफाविद डायनेस्टी ईरान के पावर में आती है, और वो पावर में आने के बाद एक ऐसा डिसीजन लेती है जिसके वजह से ईरान आगे जाकर प्रॉब्लम में पड़ता है। सफाविद डायनेस्टी ने 12 शिशम्पू ईरान का ऑफिशियल क्रीड बना दिया था। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ कर देना, कमेंट्स में जाके आप लोग बता सकते हो। तो मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक्चुअली ईरान ने ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इस्लाम को अपने देश का रिलीजियन घोषित कर दिया था, जिसको शिया इस्लाम कहते हैं। और इसके बाद ना ईरान ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर शिया इस्लाम को अपने देश के अंदर प्रमोट किया, स्प्रेड किया, और धीरे धीरे ईरान जो है ना, वो एक शिया मुस्लिम कंट्री बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था, ईरान के आसपास जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे ना, वो मैक्सिमम सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज थे, और इसी वजह से अगर आप लोग ईरान का चाल ढाल, रहन सहन देखोगे ना, तो वो बहुत ही अलग है बाकी मुस्लिम कंट्रीज से, क्योंकि एक तो पर्शियन कल्चर इसके अंदर मिक्स है, और ऊपर से वो लोग शिया मुस्लिम को फॉलो करते थे। तो मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में शिया और सुन्नी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये कुछ कास्ट सिस्टम जैसा ही है, वैसे इस्लाम में बहुत सारे कास्ट होते हैं, लेकिन मेन जो है वो शिया और सुन्नी है। एक्चुअली मोहम्मद साहब के डेथ के बाद ना, इस्लाम के लोगों में एक डिसएग्रीमेंट देखा गया। इस्लाम के जो लोग थे ना, वो 2 ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप कह रहा था कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही अगला कैलिफ बनेगा, मतलब इस्लाम का लीडर बनेगा, और उस ग्रुप को सुन्नी ग्रुप कहा गया। और वहीं पर जो शिया ग्रुप थे, उनका ये कहना था कि नहीं, जो मोहम्मद के फैमिली से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ अगला कैलिफ बन सकता है। मतलब सिंपल तरीके से कहो तो नेपोटिज्म चाहिए था। और यही सिंपल रीजन की वजह से उस दिन दुनिया में एक और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया शिया और सुन्नी के बीच में, और इसी के वजह से ईरान और बाकी के जो अरब कंट्रीज है ना, उसके बीच में एकदम नहीं बनती है, जैसे कि सऊदी अरबिया, कतर और इस तरह पाकिस्तान भी है, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़े, और दूसरी तरफ ईरान
जो मिडिल ईस्ट है ना, वहाँ पर शिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है। और इसी वजह से ईरान और बाकी के अरब कंट्रीज के बीच में ना राइवलरी है, और इसी वजह से सालों से ये लोग प्रॉक्सी वॉर चलाते हुए आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि रीजियन में किसका दबदबा रहेगा। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने ईरान के हिस्ट्री के बारे में बात किया, और जो ईरान और बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात किया, लेकिन अब हम लोग ईरान की इकोनॉमिक साइड के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक आप लोगों को पूरा मामला जो है वो समझ में आ जाएगा। अब सफाविद डायनेस्टी के बाद और भी बहुत सारे डायनेस्टीज आए, लेकिन वो लोग ईरान पर ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाया अंटिल कजार डायनेस्टी। कहा जाता है कि 1796 से 1925 तक कजार डायनेस्टी ने ईरान के ऊपर राज किया, लेकिन यहाँ पर ना मामला थोड़ा डिफरेंट था। बाहर से तो देखने में ऐसा लगता था कि ईरान एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वही अंदर से ईरान को कोई और कंट्रोल कर रहा था, और वो था ब्रिटिश और रशिया। मतलब दुनिया में कहीं भी अगर किसी देश का बेड़ा गर्क हो रहा हो और वहाँ पर ब्रिटिश का हाथ नहीं हो, तो ये सोचने में ही आपको शर्म आ जाएगा। खैर, ब्रिटिश ने कभी भी ईरान को डायरेक्टली कॉलोनाइज नहीं किया था, लेकिन ये सबको पता था कि ईरान में दबदबा किसका था, और ये दबदबा इसलिए बना के रखा गया था क्योंकि उन लोगों को चाहिए था ऑयल। ऑब्वियसली ऑयल की वजह से ही तब वॉर हुआ था, और आज भी जो वॉर हो रहा है वो भी ऑयल की वजह से ही हो रहा है। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से ईरान का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गया। आप लोगों को ये पता चलेगा कि कजार डायनेस्टी ने कैसे ईरान को इतना वीक बना दिया। 1900 वॉर में कजार डायनेस्टी के अंदर मोहम्मद अल दिन शाह पावर में आए थे, और उन्होंने विलियम नॉक्स डीआरकी, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उनको एक कंसेशन दे दिया। इस कंसेशन के तहत विलियम को एक स्पेशल राइट मिल गया, वो अगले 60 सालों तक ईरान में कहीं भी ऑयल डिस्कवरी कर सकते थे, और अगर उनको ऑयल मिलता है तो फिर उस ऑयल का जो मार्केटिंग और सेलिंग है दूसरे कंट्रीज में वो वही मैनेज करेंगे, ना कि ईरान की गवर्नमेंट। और इसके बदले में ईरान को दिया गया 20,000 पाउंड कैश, 20,000 पाउंड स्टॉक और 16% एनुअल प्रॉफिट का हिस्सा। देन 1908 में ईरान में कमर्शियल क्वांटिटी में ऑयल डिस्कवर किया गया, एंड देन 1909 में इस ऑयल डिस्कवरी एंड मार्केटिंग ऑपरेशन को एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद से क्या होना था, जो ईरान का ऑयल रिसोर्सेज था उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। जितने भी ऑयल ईरान से निकल रहे थे वो सब ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। पहले तो ब्रिटिश बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ये जो कंट्रोल था ये ब्रिटिश इंपीरियल पावर के हाथ में चला गया। और ये सब तब हो रहा था जब ईरान का आर्थिक हालत जो था वो बहुत ही ख़राब था, और वहीं पर अगर ब्रिटिश का हाल देखोगे तो उस टाइम पर बहुत ही बेहतर था। ईरान की जनता ये सब होते हुए देख रही थी। उस टाइम पर ईरान के रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ के लोगों की थी, लेकिन उन्हीं लोगों को वो सब रिसोर्सेज नहीं मिल रहा था। उन लोगों को सीधा ये दिख रहा था कि ज़मीन ईरान की, रिसोर्सेज ईरान के, लेकिन जो कमांड था वो कोई और दे रहा था। इसके बाद कजार डायनेस्टी जो है वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि ईरान के लोगों को भी पता चल गया था कि अगर कजार डायनेस्टी ज़्यादा दिनों तक पावर में रही तो फिर ईरान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। ईरान हमेशा कमज़ोरी बन के रहेगा। और यहीं पर सीन में आते हैं रेज़ा खान। रेज़ा खान एक आर्मी ऑफिसर थे, और वो अपने काम के थ्रू धीरे धीरे पोस्ट में ऊपर चलते गए, और एक टाइम आया जब उसके पास इतना पावर आ गया कि उन्होंने जो पावर है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। उनका सिंपल ये सपना था कि वो ईरान को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। ईरान का जो हालत हो चुका था उससे उनको बाहर निकालना चाहते थे, और ईरान को एक डेवलप नेशन बनाना चाहते थे जहाँ पर लोग खुश रहे। लेकिन शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटेन और रशिया ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि कहीं ईरान जर्मनी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, इस वजह से उन लोगों ने ईरान को कब्जा लिया, और जो रेज़ा खान थे उनको एग्जाइल में भेज दिया। और एक बात है, रेज़ा खान ने ही ईरान में पहलवी डायनेस्टी का क्रिएशन किया था। तो रेज़ा खान के एग्जाइल के बाद उनके बेटे मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी 1941 में ईरान के पावर में बैठे और ईरान का कंट्रोल ले लिया। ईरानियन को इस टाइम तक ये समझ में आ चुका था कि उनके पास एक लीडर था जो कि ईरान की हालत को ठीक कर सकता था, ईरान को बेहतर बना सकता था। लेकिन फॉरेन पॉलिटिक्स और पावर ने ये डिसाइड किया कि कौन पावर में रहेगा और कौन नहीं। तो ईरानियन को ये समझ में आ गया था कि पहले जो पावर है ना वो खुद के हाथ में लेना पड़ेगा। और इसी वजह से 1951 में मोहम्मद मुजादेक, जो कि तब के टाइम में ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने ऑयल को ना नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद से ईरान के ऑयल का जितना भी कंट्रोल होगा ना वो ईरान के राजा के पास रहेगा, ना कि फॉरेन पावर के पास। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि ईरान के जो सब ऑयल थे ना वो सब ब्रिटेन यूज कर रहे थे, ना कि ईरान। और इसके बदले में ईरान को कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ सालाना प्रॉफिट का 16% उन लोगों को मिल रहा था। ये एक अनफेयर ट्रेड था, ये एक एक्सप्लॉयटेशन था। मोसादेक का सिंपली ये कहना था कि अगर ऑयल ईरान की धरती से निकल रहा है तो फिर वो ऑयल यूज भी करेगी ईरानियंस, और ईरान के लोग ही डिसाइड करेंगे कि उस ऑयल का क्या करना है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर राजा थे मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोहम्मद मुजादेक। तो क्या मुजादेक ने राजा के खिलाफ जाकर ये डिसीजन लिया? हाँ, एक्चुअली जो राजा थे मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी
वो ये नहीं चाहते थे कि ऑयल को नेशनलाइज किया जाए। और वहीं पर मोसादेक जो थे वो ईरान के हमेशा हित के बारे में बात करते थे, कैसे ईरान के और ईरान के लोगों का भलाई किया जाए उसके बारे में बात करते थे। और इस वजह से लोगों का जो सपोर्ट है ना वो मोसादेक के लिए बहुत बढ़ गया। और इस वजह से जो राजा थे उनको थोड़ा डर लगने लग गया कि शायद उनकी जान को खतरा है, और इस वजह से वो ईरान को छोड़कर कुछ दिनों के लिए भाग गया। और उसके बाद ही मोहम्मद मोसादेक ने ये डिसीजन लिया था। अब यहाँ पर होता है यूएसए की एंट्री। अब आपको समझ में आएगा कि यूएसए क्या क्या करते हुए आ रहा है सिर्फ दूसरे देशों पर कंट्रोल पाने के लिए। ये जो डेमोक्रेसी सोवरेनिटी वगैरह का जुमला है ना, ये सिर्फ यूएसए अपने देश तक ही सीमित रखता है, उसके बाहर ये अप्लाई नहीं होता है। तो ऑयल नेशनलाइजेशन के बाद ईरान बहुत गुस्सा हो गया, और जो ब्रिटेन था उसको तो ईरान से बाहर जाना ही था। यूएसए जो था उसको इनिशियली कोई इंटरेस्ट नहीं था ईरान के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि अगर ब्रिटेन ईरान से बाहर चला गया फिर ईरान के अंदर इंटरनल कैओस देखा जा सकता है, और ईरान के अंदर ना कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान ना रशिया के पास भी था और थोड़ा सा रशिया का इन्फ्लुएंस भी था। तो क्योंकि यूएसए को लगा, जैसे कि मॉडर्न टाइम में भी यूएसए को बहुत कुछ लगने के कारण सबकी लगी पड़ी है, तो उस टाइम पर भी यूएसए के लगने के कारण 1953 में उन्होंने ईरान में कू करवा दिया, और जो मोसादेक थे उनको पावर से हटवा के फिर से मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को पावर में बिठा दिया। इस बार मोहम्मद रेजा शाह पहलवी जो थे वो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर बन के वापस आए थे, क्योंकि इस बार उनके पास यूएसए का सपोर्ट था। उन्होंने पावर में आते ही ईरान का बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर दिया। ये सब वीडियो वगैरह जो आप लोग देखते हो ना कि औरतें जो है वो मॉडर्न कपड़े पहन के घूम रही है, बीच वगैरह में औरतें जो है वो घूम रही है बहुत ही फ्रीली, ये इसी टाइम का है। ऑयल का जो कंट्रोल है वो तो राजा के पास रहा, लेकिन 1954 में एक एग्रीमेंट करके इस ऑयल का जो प्रॉफिट था उसको स्प्लिट कर दिया गया बिटवीन ईरान एंड यूएसए, और बदले में यूएसए ने ईरान को मॉडर्नाइज करने में मदद की। बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम देखा गया, एक्चुअली एक नहीं दो प्रॉब्लम। एक्चुअली मोहम्मद रेजा शाह के पास ना बहुत ज्यादा पावर आ चुका था और इस पावर का वो मिसयूज कर रहे थे। और दूसरा जो प्रॉब्लम था, ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था ये बहुत ही तेजी से हो रहा था। मतलब स्कूल कॉलेज रेल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहे थे, लेकिन ईरान का जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी मॉडर्नाइज हो रहा था। एक ग्रुप का कहना था कि ये मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है, और वही बात दूसरे ग्रुप का कहना था कि ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ये फॉरेन पावर के इन्फ्लुएंस पे हो रहा है और हम लोगों का कल्चरल आइडेंटिटी को ये चेंज कर रहा है। तो एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि यूएसए का ईरान पर कोई काम नहीं था, सिर्फ उन लोगों को ये लगा कि ईरान पर कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है और ईरान पर ऑयल था। इस वजह से उन लोगों ने ईरान पर तख्ता पलट करवा दिया और ईरान पर एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दिया, जो कि वो हर जगह पर करने की कोशिश करता है। तो ईरान की जनता अब दो राय पर आ गई कि वो लोग मोहम्मद रेजा शाह को सपोर्ट करे या ना करे। और जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है ना, तो लोगों को एक नया लीडर चाहिए होता है, और इसी टाइम पर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी लोगों के सामने आते हैं। वो बहुत ही स्ट्रेट कट बात करते थे, उनका विजन बहुत ही क्लियर था और जो कि लोगों के थॉट के साथ मैच करता था। उनका सिंपल ये कहना था कि देश की गवर्नमेंट के ऊपर एक रिलीजियस सुप्रीमेसी रहना चाहिए। गवर्नमेंट तो देश चलाएगी, लेकिन एक रिलीजियस जुडिस्ट्रिक्शन होना चाहिए जो कि वक्त आने पर गवर्नमेंट को रास्ता दिखा सके। सिंपल बात यह है कि एक रिलीजियस जुडिस्ट्रिक्शन होगा जो कि टॉप ऑफ द पावर होगा और जिनका फैसला आखिरी फैसला होगा। बहुत जल्दी खोमेनी जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का सपोर्ट उनको मिलने लगा, क्योंकि उनके तरह लोग भी ये चाहते थे कि शाह और यूएसए ईरान से बाहर निकल जाए। और इसी ताकत और सपोर्ट की वजह से खोमेनी जो थे 1978 में ईरानियन रिवोल्यूशन लाते हैं और इस वजह से फाइनली 1979 में खोमेनी जो है वो पावर में आ जाते हैं। लेकिन 1979 में ना एक और इंसिडेंट होता है जिसके वजह से यूएसए और ईरान के बीच में जो रिलेशनशिप था ना वो हमेशा के लिए खराब हो गया। 4 नवंबर 1979 को कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स जो थे वो यूएसए के एम्बेसी पर हमला कर देते हैं तेहरान में, और वहां से टोटल 66 अमेरिकन हॉस्टेजेस को कैप्चर कर लेते हैं। जवाब में यूएसए ने भी ईरान के $12 बिलियन सीज कर दिए जो कि यूएसए में थे। बाद में इन सब हॉस्टेजेस को छोड़ दिया गया और सभी हॉस्टेजेस सही सलामत वापस आ गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन सब हॉस्टेजेस को टोटल 444 डेज तक बंदी बनाकर रखा गया था, और यही पर यूएसए का जो दिमाग था ना वो हिल गया। हॉस्टेजेस को छोड़ने के बाद भी जो ईरान के टोटल $12 बिलियन थे ना वो यूएसए ने वापस नहीं किए, सिर्फ $2 बिलियन वापस किए थे। ये कहकर के वॉर वगैरह में ये सब खर्चा हुआ था। उसके बाद तो ईरान के ऊपर 300 अलग अलग केसेस लगाया गया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी डाल दिया गया। रूहुल्लाह खोमेनी जो थे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड को और भी पावरफुल बनाया, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लागू किया देश के अंदर। 1989 में उनका मौत हो गया और उसके बाद उनके बेटे जो थे अली खोमेनी वो पावर में आए, जिनका भी रिसेंटली 2026 में यूएसए के अटैक में मौत हो गया। तो पहले तो रिलीजियस कारण के चलते ईरान को आइसोलेट कर दिया गया बाकी गल्फ कंट्रीज से, फिर ईरान का जो ऑयल है उसको एक्सप्लॉइट किया गया, फिर ईरान के ऊपर कब्जा दिया गया बाय ब्रिटेन एंड रशिया, फिर यूएसए का एक्सप्लॉइटेशन,
तो इतना रीजन ईरान के लिए काफी था यूएसए और बाकी वेस्टर्न और जो गल्फ कंट्रीज थे उसको हेट करने के लिए। और कहीं ना कहीं आज जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसके पीछे यही सब ह्यूमिलेशन भी काम कर रहा है। आप सोच के देखो, एक कंट्री है जिसके पास एक रिच हिस्ट्री है, जिसके पास एक रिच कल्चर है, जिसके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, उसको चारों तरफ से रोक लगा दिया जाता है ऑयल बेचने से, उसका जो इकोनॉमी है उसको पैरालाइज कर दिया जाता है। उसके बाद भी एक ईरान वो देश है जो आज तक खड़ा है और आज जो वॉर चल रहा है ना, उसमें डट के सामना कर रहा है। अली खमीनी ने पावर में आने के बाद जो ईरान का डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि खमीनी जो थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे एज पर यूएसए रिपोर्ट। बट जो खमीनी ने कहा था वो ये कहा था कि वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लाम के लिए हराम है। लेकिन इसके बाद भी ईरान के ऊपर हमला किया गया, अली खमीनी को मार दिया गया, ये कहकर कि ईरान में तानाशाह चल रहा है और वहाँ की रीजिम को चेंज कर वहाँ में डेमोक्रेसी लाया जाएगा। ये कौन सा डेमोक्रेसी लाया जाएगा और किसने ठेका लेके रखा है कि किसी देश में अगर कुछ चल रहा है तो उसका जिम्मेदार हमेशा यूएसए को ही लेना पड़ेगा। यूएसए के सर पर ही बोझ है कि किसी देश में अगर डेमोक्रेसी लाना है तो। और मेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर भी यूएसए डेमोक्रेसी लाने जाता है ना, एस्टैब्लिश करने जाता है, तो वहाँ पर ना कहीं से ऑयल निकल आता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है ना बात कुछ और है। देखो 1979 के बाद से ना ईरान जो है वो इसराइल को एक देश नहीं मानता है, और इसराइल को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ईरान कल को न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो फिर ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। और इवन जो इसराइल और हमास का वॉर स्टार्ट हुआ था ना, उसमें ईरान भी इसराइल को अटैक करने लगा था और 12 दिनों तक इन दोनों देशों के बीच में वॉर चलता रहा। बाद में तो यूएसए बीच में आ गया और इस वॉर को रोका। तो इस हिसाब से इसराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, ये समझ में आता है। लेकिन यूएसए इस वॉर में क्यों कूद पड़ा? क्या ज़रूरत पड़ गया उसको कि ईरान और इसराइल के बीच में वो कूद पड़े और इस वॉर को एस्केलेट कर दे? इसके पीछे ना मेरा एक थ्योरी है, और ये जो थ्योरी है ये पूरा फैक्ट बेस है, कोई हवा में की गई बातें नहीं है। बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, एक रीज़न है जिसके वजह से शायद यूएसए इस वॉर में कूद पड़ा। और यूएसए जो है वो ये चाहता है कि ये जो वॉर है ना, ये थोड़ा और लंबा खींचे। अगर आपको पता नहीं है तो यूएसए जो है वो दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 1 है। लेकिन यूएसए के पास जो ऑयल है ना, मैक्सिमम वो शेल ऑयल है, और शेल ऑयल से एक बैरल तेल निकालने में टोटल जो कॉस्टिंग आता है वो 40 से 60 डॉलर का आता है। अब एक बैरल ऑयल मतलब 160 लीटर तेल के बराबर होता है। और वहीं पर अगर गल्फ कंट्रीज के देखोगे तो उनका एक बैरल ऑयल निकालने में टोटल 3 से 10 डॉलर का खर्चा आता है। तो यू कैन सी देयर इज़ ए ह्यूज प्राइस गैप। और वहीं पर रशिया भी जो है ना, उसका भी जो कॉस्टिंग आता है एक बैरल ऑयल निकालने में वो 25 से 40 डॉलर तक आता है, क्योंकि रशिया में भी मैक्सिमम तेल जहाँ पर है ना, वहाँ से तेल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है वेदर कंडीशन के चलते। अभी देखोगे तो जो सब गल्फ कंट्रीज है ना, वो वॉर में फंसे हुए हैं, उनके एनर्जी पॉइंट को टारगेट किया जा रहा है। जिस ऑयल का प्राइस वॉर के पहले 70 डॉलर के नीचे था, वो अभी 100 डॉलर के पार चला गया है, और अभी तो रिसेंटली शायद 112 डॉलर पे चल रहा है। और सिर्फ ऑयल नहीं, गैस के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली ईरान के साउथ पार्ट्स पर हमला किया गया, और रिटेलिएशन में ईरान ने कतर का जो नॉर्दर्न डोम है उसके ऊपर हमला कर दिया। और ये जो दो कंट्री है ना, ये एक ही लैंड को शेयर करते हैं गैस के लिए। कतर जो है वो यहाँ से गैस एक्सपोर्ट करता है, और जो ईरान है वो अपने लिए यूज़ करता है। और ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है, और इस तरफ जो रेड सी में बबल मंदाब है, वहाँ पर भी ईरान का जो प्रॉक्सी है हूतीस, उसने भी ये स्ट्रेट बंद करके रखा है। तो जो एनर्जी है वो पास नहीं हो पा रहा है। अब सोच के देखो, अगर ऑयल का क्राइसिस देखा गया तो फिर ऑब्वियसली ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, और अगर ऑयल कहीं से सप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर बचा कौन? यूएसए क्या करेगा? वो और भी प्राइस को बढ़ाकर ऑयल बेच सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि कहीं से तो फिर ऑयल आने वाला है नहीं। तो इस तरफ से तो यूएसए को फायदा हुआ। और दूसरी तरफ ये वॉर अगर और भी लंबा खींचा तो यूएसए क्या करेगा? जो हथियार वगैरह है वो गल्फ कंट्रीज को सप्लाई करेगा, और वहां से भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों तरफ से जो फायदा है वो यूएसए का ही होने वाला है, और नुकसान जो है वो पूरी दुनिया का होने वाला है यूएसए को छोड़ के। तो अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो वॉर है ये इतना लंबा क्यों चल रहा है। क्या यूएसए के पास वो ताकत नहीं है कि वो 2-3 दिन में इस वॉर को ख़त्म कर सके? शायद नहीं भी हो, लेकिन हम लोग इस फैक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं इस वॉर को थोड़ा सा लंबा खींचना चाहते हैं, ताकि फ़ायदा जो है वो यूएसए का हो। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि कितने सारे एस्पेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं इस वॉर के पीछे, और क्यों नहीं जो ये सब मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वो ईरान के साथ नहीं दे रहे हैं, और यूएसए और इसराइल क्यों ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वीडियो यही तक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। कमेंट पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है, एंड सब्सक्राइब द चैनल।